मधेश भले ही आज प्रतंत्रावस्था में हो, लेकिन यह बहुत ही एक प्राचीन राष्ट्र रहा है। मानव की उत्पत्ति से लेकर मानव का विकास और मानव सभ्यता का उदय भी यहीं पर हुआ। आपको मालूम होगा, मधेश के बुटवल में 1 करोड़ 10 लाख वर्ष पुराने रामापिथेकस यानी कि राम नर वानर का अवशेष मिला है। इससे साबित होता है कि मानव की उत्पत्ति भी यहीं पर इसी मधेश की भूमि पर हुई और वह कड़ी राम नर वानर होकर गुजरती है। मधेश को प्राचीन काल में मध्य देश या मध्यम देश कहा जाता था। यहाँ पर राजा इक्ष्वाकु और जनक से लेकर सम्राट अशोक, सलहेश, हरिसिंह देव और लोहांगसेन जैसे सूरवीर और प्रतापी राजा महाराजा हुए थे। मधेश में विदेश सभ्यता जो जनकपुर को केंद्र बनाकर रहा है, वह बहुत ही प्राचीन सभ्यता रहा है और बहुत ही प्रख्यात सभ्यता रहा है। उसी तरह विराटनगर में जो महाभारत कालीन विराट सभ्यता रही है, वह भी बहुत ही प्राचीन सभ्यता रही है। कपिलवस्तु में 2500 वर्ष पहले कपिलवस्तु गणराज्य हुआ करता था। उसी तरह सिमरौनगढ़ में भी 1000 वर्ष पहले कर्नाट वंश के राजाओं महाराजाओं का शासन था और वहां पर भी बहुत ही सभ्यता, उत्कृष्ट सभ्यता थी, जहां पर राजा हरिसिंह देव भी राज किए थे। लोहांगसेन ने आधुनिक मधेश का एकीकरण किया, जिसका राज्यारोहण ईस्वी 1553 में हुआ था। भारत में अंग्रेजों का राज होने के समय में मधेश में सेन वंश के राजाओं का राज्य था और मधेश अलग देश के रूप में स्थापित था। जब भारत में अंग्रेजों का राज्य विस्तार हुआ तो उसका प्रभाव मधेश पर भी पड़ा, पर मधेश के राजा महाराजा कायम ही रहे। वह सुजरैनिटी स्टेट के रूप में राज्य किया करते थे। मधेश के सेन राजा मुगल सम्राटों को और अंग्रेजों को कर या नजराना देकर यहां मधेश में शासन किया करते थे। पर अंग्रेजों ने सन 1816 में कोसी से लेकर राप्ती तक का जो भूभाग है, वह 2 लाख रुपया के बदले में नेपाल के राजाओं को दे दिया। यानी सीधे शब्द में कहेंगे तो 2 लाख रुपया के बदले में पूर्व के जो मधेश है उसको नेपाल के राजा के हाथों बेच दिया और पश्चिम के जो मधेश है वह सन 1860 में अंग्रेजों ने उपहार स्वरूप जो है नेपाल के राजा को दे दिया, क्योंकि नेपाल के राजा ने भारत में सिपाही विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की मदद की थी। तो मूल रूप से 2 संधि के मार्फत सन 1816 और सन 1860 की संधि के मार्फत जो है मधेश नेपाल के अंदर समाहित हुआ। मधेश को जबरदस्ती नेपाल में जोड़ दिया गया और इस प्रक्रिया के लिए मधेसी जनता की सहमति भी नहीं ली गई। अंग्रेजों ने जबरदस्ती नेपाल में हमें जोड़ दिया, हमारी भूमि को लाके और हमें लाके जबरदस्ती नेपाल में जोड़ दिया। यानी तभी से, यानी 150-200 बरस पहले से मधेश में नेपाल का आधिपत्य कायम हुआ और तभी से हम सब एक उपनिवेश के रूप में, नेपालियों के उपनिवेश के रूप में हम सब जी रहे हैं। सन 1816 की जो संधि हुई, जिसके मार्फत 2 लाख रुपये के बदले में मधेश की भूमि नेपाल के राजा को अंग्रेजों ने दे दी थी, उसी संधि में यह शर्त रखी गई थी कि मधेसी जनता को कभी भी नेपाल में किसी किस्म की सजा नहीं दी जाएगी, कोई कष्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अंग्रेज और मधेसी लोग मिलकर नेपालियों को पराजित करने में युद्ध लड़े थे। सन 1814 से लेकर सन 1816 तक जो अंग्रेज और नेपाल के बीच में युद्ध हुआ था, उस युद्ध में मधेसियों ने अंग्रेज के साथ मिलकर नेपालियों को पराजित किया था और इस कारण अंग्रेजों को डर था कि अगर मधेश को नेपाल में जोड़ दिया जाएगा तो नेपाली लोग तो मधेसियों से बदला लेंगे। इसीलिए उस सन 1816 की संधि में बाकायदा यह शर्त लिखी गई है कि किसी भी मधेसियों को
किसी किस्म की कोई सजा नहीं दी जाएगी, कोई कष्ट नहीं दिया जाएगा नेपाल में। पर वह हुआ नहीं। जैसे मधेश नेपाल के राजाओं के अधीन में आया, वह मधेशियों से अपना बदला लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले मधेशियों की जो सेना थी उसे नेपालियों ने बर्खास्त कर दिया, और उसके बाद मधेशियों को सेना में अघोषित प्रतिबंध उसी समय से लगा दिया, क्योंकि उसको डर था कि मधेशियों को जब सेना में लेते रहेंगे तो ये तो आज न कल फिर हमसे विद्रोह करके अलग हो ही जाएगा। और क्योंकि मधेशियों ने नेपालियों को परास्त किया था तो वो लोग मधेशी सैनिक से डरते थे, और इसी कारण से मधेशियों को सेना में लेना ही उसी समय से बंद कर दिया, और अनेकों रूप में मधेशियों से बदला लेने की कोशिश उसी समय से जारी है। उसी समय से यह विभेद शुरू हो गया, उसी समय से नेपालियों का औपनिवेशिक शासन मधेश में प्रारंभ हो गया। औपनिवेशिक शासन का मतलब है फिरंगियों का राज। बाहर के लोग, फिरंगी लोग जो किसी भूमि पर आकर शासन करते हैं उसे ही कहते हैं औपनिवेशिक शासन। तो मधेश में भी आज अपना शासन नहीं है, मधेश में आज अपनी सेना नहीं है। यहाँ पर फिरंगी नेपालियों का, बाहर से आए हुए, मधेश के बाहर से आए हुए लोगों का शासन है, इसीलिए यह औपनिवेशिक शासन है। और मधेश उसी औपनिवेशिक शासन में विगत 150-200 बरस से तड़पते आ रहे हैं। मधेश में औपनिवेशिक शासन का प्रथम प्रमाण है यहाँ की सेना। मधेश में जो आज सेना मौजूद है वह हमारी अपनी सेना नहीं है, वह मधेश के बाहर से आकर यहाँ पर कब्जा जमाकर बैठी हुई है। वह नेपाली फिरंगियों की सेना है। और जैसा कि भारत में देखने को मिला था, जब भारत में अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों का औपनिवेशिक राज्य था, उस समय वहां पर मुश्किल से 3 से लेकर 10% सैनिक बाहर से आए हुए अंग्रेज थे। यानी कि भारत में केवल 3 से 10% सेना बाहर से आई अंग्रेज था, तो वहां पर औपनिवेशिक शासन हो गया। हमारे यहाँ 95% से ज्यादा सेना जो है वह मधेश के बाहर से आकर बैठी हुई सेना है। वह मधेशी सेना नहीं है, वह मधेश के बाहर से आकर, पहाड़ से आकर, पहाड़ी लोग यहाँ पर आकर कब्जा जमाकर बैठी हुई है। भारत में जब अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन था उस समय भी भारत में केवल 3 से लेकर 10% ही सैनिक अंग्रेज थे, यानी कि बाहर से आए हुए थे। मगर मधेश में 95% से ज्यादा सेना जो है वह बाहर से आई हुई है। तो हम सब बहुत ही घोर उपनिवेश में जी रहे हैं। जिस तरह अंग्रेजों का राज भारत में था उससे कई गुना ज्यादा घोर उपनिवेश में हम सब जी रहे हैं। औपनिवेशिक शासन का दूसरा प्रमाण है आप्रवासन। औपनिवेशीकरण का अंग्रेजी में मतलब होता है कोलोनाइज, और कोलोनाइज मतलब होता है एक जगह के शासक लोग दूसरी जगह पे जाकर बैठना, कब्जा जमाना। तो हम मधेश में देखते हैं क्या हो रहा है। 2008 साल में केवल 6% पहाड़ी लोग मधेश में मौजूद थे, लेकिन आज 60 वर्ष बाद, केवल 60 वर्ष बाद यानी 2068 साल में 36% पहाड़ी लोग यहां पर मौजूद हैं। यानी कि 60 वर्ष में ही पहाड़ी लोग उधर से इधर आकर इतने मात्रा में बैठते गए कि 6% से लेकर 36% हो गए। तो इतने तीव्र गति में यह आप्रवासन हो रहा है, और यह सिंपल माइग्रेशन नहीं है। माइग्रेशन होता इधर के लोग भी उधर जाके बैठते, लेकिन यहां पर हो क्या रहा है, केवल उधर के लोग, केवल शासक वर्ग जो है उधर से पहाड़ से आकर यहाँ पर हमारी भूमि पर, मधेश की भूमि पर कब्जा जमा रहे हैं और यहाँ पर कब्जा जमाकर बैठ रहे हैं। तो यह केवल एक दिशा में हुआ है,
केवल शासक वर्ग के लोग जो है यहां पर आ रहे हैं, हम सब उतने ही मात्रा में पहाड़ में जाके नहीं बैठ रहे हैं। तो यह कोलोनाइजेशन है, सिंपल माइग्रेशन नहीं है। और यह भी बहुत ही घोर औपनिवेशीकरण है, बहुत ही तीव्र गति में हुआ है। अंग्रेजों का शासन 200-250 वर्ष भारत में रहने पर भी वहां पर 5% भी अंग्रेज नहीं हुए, लेकिन यहां पर 60 वर्ष में ही 6% से बढ़कर 36% हो गए। तो हम सब कितने तीव्र गति में औपनिवेशीकरण के शिकार हो रहे हैं, इससे मालूम होता है। तो यह दूसरा प्रमाण है कि यहां पर घोर औपनिवेशिक शासन है नेपालियों का। तीसरा प्रमाण है आर्थिक नीति के आधार पर। औपनिवेशिक शासन में क्या होता है कि शासक वर्ग दूसरे जगह पे जाते हैं और वहां पर अपना शासन लाद कर वहां पर उसको जो भी कुछ मिलता है, जितना भी साधन स्रोत मिलता है, जितना कर लगान उठता है, राजस्व उठता है, वह सभी लेकर अपने जगह पे चले जाते हैं। वो यहीं पर नहीं रखता है, जहां पर लिया वहीं पर नहीं रखता है, वहां से अपनी जगह पर जहां से वो आए थे वहीं पर भेजता है। तो मधेश में भी वही हो रहा है। नेपालियों के शासन में मधेश में वही हो रहा है। यहां पर जितने साधन स्रोत मिला उसको, उसका दोहन करके वे लेके चले गए। जितना जंगल था यहां पर कटा कटा कर सारे पैसा वसूल करके उसको लेके चले गए। जितना राजस्व यहां से उठता है, जितना कर उठता है, लगान उठता है, सभी यहां से उठाते हैं। बिरगंज नाका पर जितना उठता है राजस्व, जितना जोगबनी नाका पे उठता है, सभी राजस्व उठा लेते हैं और लेके वो चले जाते हैं, काठमांडू चले जाते हैं, नेपाल चले जाते हैं। तो वो यहीं पर मधेश में ही नहीं रखता है। तो वही बात है, यह आर्थिक दृष्टिकोण के आधार में भी यहां पर औपनिवेशिक शासन है। और चौथा प्रमाण है 2015 साल तक भी मधेशियों को नेपाल जाने के लिए, यानी कि काठमांडू जाने के लिए पासपोर्ट लेना पड़ता था, वीजा लेना पड़ता था। वह वीजा जो है आपको चिसापानी गढ़ी में पहले चेक किया जाता था, उसके बाद ही मधेशियों को काठमांडू में नेपाल में प्रवेश करने दिया जाता था। अगर हम सब अलग देश नहीं होते, हमारा अलग पृथक अस्तित्व नहीं होता, तो एक ही देश में जाने के लिए पासपोर्ट की क्या जरूरत पड़ती? इसका मतलब है हमारा अस्तित्व जो है नेपाल देश से पृथक था, इसीलिए हमें नेपाल जाने के लिए, काठमांडू जाने के लिए वीजा लेना पड़ता था। और यह ज्यादा पुरानी बात नहीं है, यह 2015 साल तक भी जो बड़े बुजुर्ग है उसे मालूम है, 2015 साल तक भी वीजा लेना पड़ता था नेपाल जाने के लिए मधेशियों को, इस मधेश से नेपाल जाने के लिए। तो यह साफ साबित होता है कि हम सब अलग देश के रूप में 60-65 वर्ष पहले तक भी मौजूद थे। औपनिवेशिक शासन में क्या होता है कि जो शासक वर्ग के लोग जाते हैं दूसरी जगह पर, वहां पर अपनी भाषा, वेशभूषा, संस्कृति लादते हैं। यह औपनिवेशिक शासन की प्रकृति है, प्रवृत्ति है। वो स्थानीय भाषा नहीं सीखते, वो स्थानीय वेशभूषा, स्थानीय रीति रिवाज में नहीं घुलते। वो अपनी जो भाषा है, अपना जो वेशभूषा है, अपनी जो संस्कृति है, वह वहां स्थानीय लोगों पर लादते हैं। और मधेश में इस औपनिवेशिक शासन के कारण जो है स्थिति आज बहुत ही जर्जर बन गई है। जो मधेश कभी अन्न का भंडार कहा जाता था, मधेश को अन्न का भंडार कहा जाता था, उस मधेश में आज 19% परिवार के पास खाने के लिए अन्न नहीं है। वह अति खाद्यान्न अभाव के दौरे से गुजर रहे हैं। 19% परिवार जो है भूखमरी से प्रभावित है। 50% बच्चे में खून की कमी हो गई है। 20% बच्चे जो है अपक्षय के शिकार हो गए, उसकी शरीर जो है छीन होता जा रहा है। महिला में जो है 42% महिला में खून की कमी हो गई है। यानी हमारा शरीर भी जो है, मधेशियों का शरीर जो है वह भी अब छीन हो रहा है। उसमें खून की कमी हो गई है, उसमें मांस की कमी हो गई है। हम सब दुबले पतले हो गए, खाने को नहीं मिल रहा है मधेशियों को। वह स्थिति हो गई मधेशी की। मधेशी जो है आज भूखमरी से पीड़ित है।
कुपोषण से पीड़ित है, खाने को नहीं मिल रहा है, जबकि सारा अनाज उत्पादन हम सब करते हैं। तो यहां पर जब हमारी शरीर ही छीन हो रहा है, जब भौतिक देह का अस्तित्व ही खतरा में है, तो यहां पर दूसरे विकास और विभेद की बात क्या करेंगे। हमारा भौतिक शरीर ही, मधेशियों का भौतिक शरीर ही अभी खतरा में पड़ गया है। वह जिएगा कि नहीं जिएगा, कितने बरस जिएगा, यह कहना अब मुश्किल हो गया है। मधेशियों का अस्तित्व कितने बरस और बाकी रहेगा, यह कहना ही अब मुश्किल हो गया। उसका अस्तित्व ही खतरा में नजर आ रहा है। यहाँ की जो कृषि व्यवस्था थी वह पूरी तरह नष्ट हो गई है। सरकार जानबूझकर मधेश की जो कृषि व्यवस्था थी उसको नष्ट कर डाले, ताकि मधेशी लोग आत्मनिर्भर न रहे, क्योंकि आत्मनिर्भर लोगों को गुलाम नहीं बनाया जा सकता है। गुलाम बनाने के लिए उसे परनिर्भर बनाना पड़ता है। और मधेसी लोग अभी तक अपने खेत में दाना पानी उपजाकर खाते आए थे और इसीलिए आत्मनिर्भर थे। और आत्मनिर्भर लोगों को गुलाम बनाना, शोषण करना मुश्किल होता है। इसीलिए नेपाल सरकार ने मधेश की जो कृषि व्यवस्था थी उसको ध्वस्त कर डाली। यही 40 वर्ष पहले की बात है। नेपाल में कृषि क्षेत्र का योगदान 70% से ऊपर रहता था, इसीलिए इसको कृषि प्रधान देश भी कहा गया था। लेकिन आज वह प्रतिशत घट के 35% पे आ गया है। यानी मुश्किल से अब 35% जो है योगदान कृषि दे पाती है। और इसके लिए जिम्मेवार नेपाल की सरकार है। नेपाल की सरकार ने जानबूझकर यह किया है। यह मधेश जो है इसमें इतना अनाज उपजता था कि मधेश धान निर्यात करता था, दूसरे देशों में भेजता था। मधेश में जो धान उत्पादन होते थे वह दूसरे देश में जाता था, मलेशिया वगैरह के देश में यहाँ के धान जो जाते थे। यानी कि पूरे विश्व में धान निर्यात करने वालों देशों की सूची में शीर्ष 5 देशों में हम सब आते थे। इतने धान यहाँ पर उत्पादन हुआ करता था कि हम सब विदेश धान को भेजते थे। लेकिन आज यहाँ पर इस तरह से कृषि व्यवस्था को ध्वस्त कर दी गई है कि अब हर एक साल धान आयात होता है, दूसरे देशों से धान को लाना पड़ता है। इसी साल भी 25 अरब का धान जो है विदेश से हमें लाना पड़ा और इसके लिए जिम्मेवार नेपाल की सरकार है। नेपाल की सरकार जो है मधेश की कृषि व्यवस्था को ध्वस्त करके यहाँ पर आत्मनिर्भरता को खत्म करती है। यहाँ पर कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं करती है, खाद बीज तक लाने नहीं देती है। आप खुद खाद लाने जाएंगे तो वहां पर गोली चलाती है एपीएफ। इन नेपाली लोगों को जो चाहिए, आपको अच्छे अच्छे कपड़ा चाहिए या गैस चाहिए या पेट्रोल चाहिए, तो वो भारत से खुल्लम खुल्ला लाता है, इंपोर्ट करता है, खुल्लम खुल्ला लाता है। लेकिन मधेशियों को जो चाहिए, खाद चाहिए, कृषि सामग्री चाहिए, बीज चाहिए, वो नहीं लाने देती है। नेपाल सरकार वो नहीं लाने देती है। अगर आप खाद अपने हिसाब से लाने के लिए बॉर्डर पार जाएंगे भी तो एपीएफ जो है गोली चलाता है। तो इस हिसाब से ये जानबूझकर ऐसा किया जाता है ताकि मधेशियों की खेती ना हो। मधेशी जो है अपना जमीन बेच दे, मधेशी जो है ऋण में डूब जाए और यह अंत में हार कर अपना जमीन बेच दे और खुद विदेश पलायन हो जाए, कहीं शरणार्थी बन जाए या दुबई, कतार, मलेशिया में जाके पैसा कमा कमा के हमें फिर दे। इस तरह से मधेशियों को गुलाम बनाने का या गुलाम बनाने की प्रक्रिया है। आज नेपाल में मधेशियों को नौकरी तक नहीं दी जाती है। मधेशी युवा एक से एक पढ़े लिखे युवा, एक से एक विद्वान लोग सब, एक से एक योग्य लोग सब, एक से एक योग्य युवा दर दर भटकते फिर रहे हैं, नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकते फिर रहे हैं, बरसों बरस भटकते रह जाते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर नेपाल में नौकरी नहीं मिलती। नेपाल सरकार उसको कोई रोजगारी नहीं दे सकती, कोई उद्योग व्यापार कोई यहाँ पर सुचारू नहीं करता मधेश के क्षेत्र में। और अंत में थक हार कर ऋण लेकर अपनी खेत भी बेचकर मधेशी युवा आज विदेश पलायन हो रहे हैं। उन्हें होने पर मजबूर किया जाता है और एक से एक खतरनाक परिस्थितियों में, कड़ी धूप में, खतरनाक जगहों पर मधेशी युवा आज विदेश में काम करने के लिए मजबूर है।
और यह जानबूझकर नेपाल सरकार करती है ताकि मधेसी युवा एक गुलाम बन जाए, एक रोबोट की तरह विदेश में काम करते रहे और नेपाल सरकार को पैसा भेजते रहे और यहाँ पर कोई अधिकार ना देना पड़े उसको। इसी कारण यह होता है। मधेसियों को अपनी ही भूमि पर आज भूमिहीन बना दिया गया है। जो लोग हजारों हजार बरस से मधेश की भूमि पर रहते आए थे, यहाँ की जो आदिवासी है, संथाल, राजवंशी, थारू, मुसहर, जितने भी आदिवासी है, उन सब की जमीन सरकार ने एक पे एक षड्यंत्र करके उनकी जमीन छीन ली और उन्हें अपनी ही भूमि पर भूमिहीन बना दिया। उन्हें यह सरकार नागरिकता नहीं देती है और नागरिकता विहीन, राज्य विहीन बनाकर शरणार्थी बनने पर मजबूर कर दी है यह नेपाली सरकार। और यह सरकार मधेसियों पर अनेक किस्म के दमन करके शरणार्थी बनाने पे लगी हुई है और अंत में मधेसियों का अस्तित्व ही खत्म करने के लिए लगी हुई है। आज साधारण से एक अधिकार लेने के लिए, नागरिकता जैसी चीज लेने के लिए भी मधेसियों ने सैकड़ों वर्ष से आंदोलन किया है। हमारे परदादा ने भी वही नागरिकता के लिए आंदोलन किया, दादाजी ने भी नागरिकता के लिए आंदोलन किया, पिताजी ने भी नागरिकता के लिए आंदोलन किया। हम सब भी अभी भी नागरिकता के लिए ही आंदोलन कर रहे हैं। यानी कि सैकड़ों सैकड़ों वर्ष एक साधारण अधिकार के लिए ही हम सब व्यतीत कर रहे हैं, आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं, बलिदानी पे बलिदानी दे रहे हैं, फिर भी मिल नहीं रहा है। मिलेगा क्या? यहाँ पर तो मिला हुआ अधिकार भी खो रहा है। जिन लोगों को, जिन मधेसियों को नागरिकता मिली थी वह भी छीन ली गई है। सन 1997 में दसों हजार की संख्या में मधेसियों की नागरिकता को खारिज कर दिया गया और आज भी नेपाल के प्रधानमंत्री आज भी बोल रहे हैं कि मधेसियों की नागरिकता छानबीन की जाए, यानी कि मधेसियों की नागरिकता खारिज की जाए। वे इस फिराक में है कि कब मधेसियों की नागरिकता खारिज करके मधेसियों को राज्य विहीन बना के, मधेसियों पर दमन करके, इनको शरणार्थी बना के कब यहां से खदेड़ दिया जाए। नेपाली शासक सदैव उस फिराक में रहते हैं। इतने मधेसियों का नाम वोटर लिस्ट में भी मौजूद था, वह भी एक न एक बहाने में हटा दिया गया। और आज जिन मधेसियों को 10 बरस से, 20 बरस से, 40 बरस से मतदान का अधिकार प्राप्त था, वह अधिकार भी छीन लिया गया। जो वृद्ध लोग 40-50 वर्ष से वोट डालते आ रहे थे, उनका भी वह अधिकार आज छीन लिया गया। इस तरह से यहाँ पर अधिकार मिलने की बात नहीं हो रही है, उल्टा हमारे पास जो अधिकार प्राप्त था, हमारे पास जो अधिकार मौजूद था, वह अधिकार भी छीना जा रहा है। और यहाँ तो नागरिकता तक, दी हुई नागरिकता तक छीन ली गई है, तो दूसरे अधिकारों की क्या बात करेंगे। और जितने समय तक हम सब इंतजार करते रहे, जितने समय तक हम सब अधिकार पाने की आस में बैठे रहे, उतने समय में हमने बहुत कुछ खोया है। 65 बरस पहले ही मधेश में केवल 6% पहाड़ी लोग थे और अधिकांश मधेश की जो जमीन थी वह मधेसियों के हाथों में थी। लेकिन आज मधेश में 36% से ज्यादा पहाड़ी लोग हो गए हैं और मधेश की अधिकांश जमीन जो है अब पहाड़ियों के कब्जा में है, हमारी अपनी कब्जा में नहीं। मधेसी तो है लेकिन भूमिहीन है, अपने ही भूमि पर भूमिहीन हो गए हैं, उनके पास अब ज्यादा नियंत्रण नहीं रह गया है। और अधिकार नहीं मिलने का सबसे प्रमुख कारण है कि अभी तक हमने समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं की। हम सब केवल डाल पात पर उलझे रहे, समस्या की जड़ तक हम सब कभी गए नहीं। और यही कारण है कि मधेसियों को अभी तक अधिकार नहीं मिला। मान लीजिए आपके खेत में जंगली बबूल का बड़ा सा पेड़ उगाया है और पेड़ बबूल का है तो उसमें कांटे ही निकलेंगे, जब निकलेंगे कांटे ही निकलेंगे। तो हम सब अभी तक कांटे काट रहे हैं, खाली इधर से निकलता है तो इधर काटते हैं, उधर से निकलता है उधर काटते हैं, कहते हैं इधर निकल गया तो उधर काटते हैं, उधर हल्ला करते हैं और काटते काटते हम परेशान हो रहे हैं। सैकड़ों वर्ष से यही काट रहे हैं और कभी तो काट नहीं पाते हैं, कभी काटते काटते हम लहू लहुआन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ही दिन में
फिर से कांट उगाता है। तो यही मधेशियों के साथ हुआ है। हम सब छोटे छोटे डाल पात पे उलझे हुए हैं, जबकि समस्या का समाधान क्या है कि उस जंगली बबूल के पेड़ को अपने खेत से पूरी तरह उखाड़ कर ही फेंकना होगा, और तभी जो है वो समस्या का समाधान हो पाएगा। आप बबूल के पेड़ से आम पाने की अपेक्षा नहीं कर सकते। अगर आपको आम खाना है तो जंगली बबूल के पेड़ को जड़ से ही उखाड़ कर फेंकना होगा और उसके स्थान पर आम के पेड़ लगाना होगा, और तभी वहां पर आम का फल मिल सकता है। लेकिन हम सब खाली जंगली बबूल के कांटे काटने में समय गंवा रहे हैं, और गंवाते गंवाते हम सब लहू लहवान हो गए हैं। हम सब अनेकों बार आंदोलन किए, अनेकों बलिदानी दिए, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा। यही कारण है। अगर समस्या औपनिवेशिक समस्या है तो यहां पर दूसरा समाधान काम नहीं दे सकता है। जब औपनिवेशिक समस्या है तो उसका समाधान वही है, स्वतंत्रता, आजादी। उसका कोई दूसरा समाधान नहीं हो सकता। अगर आपके पैर में घाव है तो आप सर्जरी हाथ में कराने से नहीं होगा, उसका इलाज वही पांव में ही करना पड़ेगा। इसीलिए जब औपनिवेशिक समस्या है तो औपनिवेशिक समस्या का समाधान ही तलाश करना पड़ेगा, वहां पर दूसरे समाधान देकर नहीं होगा। खाली इसमें ये कहने से भी नहीं होगा, हम सब कोशिश तो कर रहे हैं, आंदोलन तो बारंबार कर रहे हैं, यह कहने से नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए आप नाव पे बैठे हैं तो खाली हिचकोला लगाना ही पर्याप्त नहीं होता है, वो किस दिशा में लगाते हैं, किनारे की दिशा में लगाते हैं कि नहीं, वह महत्वपूर्ण है। अगर किनारे की दिशा में हिचकोले निरंतर लगाएंगे तब आपकी नाव जो है किनारा तक पहुंच पाएगा। नहीं तो दिशा विहीन रूप में खाली हिचकोले लगाते रहेंगे तो आप थक भी सकते हैं, और थक कर आपका नाव डूब भी सकता है, बीच मझधार में आपका नाव खो भी सकता है। इसीलिए आजादी की दिशा में हमें हिचकोला लगाना पड़ेगा, आजादी की दिशा में हमें प्रयत्न करना होगा, तभी हम गंतव्य तक पहुंच पाएंगे, तभी हम समाधान तक पहुंच पाएंगे। बिना सही लक्ष्य लिए खाली आंदोलन करते रहना पर्याप्त नहीं होता है। बिना सही लक्ष्य लिए खाली बलिदानी देते रहना पर्याप्त नहीं होता है। अगर आप अंधेरे में खाली हथौड़ी मारते रहेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको सही लक्ष्य, सही निशाना लेना होगा, तभी जो है आप हथौड़ी से कील को भीतर घुसा सकते हैं, सही स्थान पर कील को लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप अंधेरे में खाली हथौड़ी चलाते रहेंगे तो वह हथौड़ी आपके हाथ पे पड़ेगा, आपके पैर पे पड़ेगा, और आप ही जख्मी होंगे। तो इसीलिए निशाना सही लेना आवश्यक है पहले, और उसके बाद ही हथौड़ी उस निशाने पर चलाना पड़ेगा, तभी हमें सही समाधान मिल पाएगा। और वह सही निशाना आजादी है। अगर आजादी का निशाना बनाकर हम हथौड़ी लगाते हैं तभी हमें समाधान मिल पाएगा। हम सब बारंबार आंदोलन कर रहे हैं, बारंबार वार्ता होती है, बारंबार फिर धोखा होता है, और यही बात सालों साल से चलती आ रही है, दशकों से चलती आ रही, सैकड़ों बरस हो गए। हर एक बार आंदोलन करते हैं, हर एक बार वार्ता होता है, हर एक बार कुछ कहते हैं कि मिल गया, और फिर वही के वही होता है। तो यह गुलामी का गोल चक्कर है। बारंबार आंदोलन करो, मरो, पर मिलेगा कुछ नहीं। हम सब उसी गोल चक्कर में घूमते आ रहे हैं। अब यह वक्त आ गया है कि हम सब उस गोल चक्कर से निकले, क्योंकि यही आंदोलन, वार्ता और समझौता होते होते हम सब अपने अस्तित्व को गंवा रहे हैं। हम सब का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। इस तरह से आंदोलन करना, वार्ता करना, समझौता करना, इस चक्कर में घूमते घूमते हमारा जो है अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। अब हमें उस गोल चक्कर से निकलना होगा, और उस गोल चक्कर से निकल के आजादी की ओर बढ़ना होगा। वही हमें समाधान दे सकता है। संघीयता कोई नई मांग नहीं है। यह तराई कांग्रेस द्वारा 2008 साल में ही बहुत ही सशक्त तरीके से उठाई गई थी। उस समय तराई कांग्रेस का प्रमुख मांग ही स्वायत्त मध्य प्रदेश था। तो यानी कि 65 बरस से, कम से कम 65 बरस से हम संघीयता के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, मध्य स्वायत्त प्रदेश के लिए ही लड़ रहे हैं। पर मिला क्या?
65 वर्ष में हमने बारंबार आंदोलन किया, बारंबार बलिदानी दी, पर अंत में मिला क्या? कुछ भी मिला नहीं। उल्टा हमें जो अधिकार प्राप्त था वह अधिकार भी खो गया। वह अधिकार भी हमसे नेपाली शासक छीन के ले गए। और होते होते आज मधेशियों के घर घर में, मधेशियों के चौखट चौखट पर सशस्त्र प्रहरी को लगा दिया। तो यह उपलब्धि है, हमें कुछ भी हासिल हुआ नहीं। और कब तक हम सब खाली बच्चों जैसी बातें करते रहेंगे कि हमें ये कर दिया, यहाँ विभेद है, वहां विभेद है, ये नहीं देता, वो नहीं देता, ऐसे गोली मार देता है, ऐसे पीटता है। कब तक हम बच्चों जैसे यह रोना धोना करते रहेंगे? अब हमें बढ़ना होगा, उससे आगे निकलना होगा और अपना समाधान जो है खुद निर्माण करना होगा। हम सब बरसों बरस तक ऐसे ही रोते धोते बच्चों जैसे नहीं रह सकते कि हमें ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। हमें खुद निर्माण करना होगा। और याद रहे, गुलामी ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने गुलामी को पकड़ा है। आप जो है गुलामी को पूरे जकड़ के बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि गुलामी तो छोड़ता नहीं है, गुलामी तो छोड़ता नहीं है। आप जो है बबूल के वृक्ष को पांजे में ऐसे जकड़ लिए हैं और कहते हैं कि ये छोड़ ही नहीं रहा है। आपको गुलामी से नाता तोड़ना होगा, आपको अपने शासन के लिए आगे बढ़ना होगा। और हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं कि स्वायत्त मध्य प्रदेश के लिए 65 वर्ष तक इंतजार करने से क्या हुआ। आज जो है 6% से पहाड़ी लोग यहाँ पर 36% हो गए, जिस समय हमने संहिता के लिए या स्वायत्त मध्य प्रदेश के लिए इंतजार किया। सारे साधन स्रोत जो है मधेश के, वो हड़प कर इस दौरान में लेके चले गए। जंगल जो था वो कटा कर लेके चल गए, साधन स्रोत जितने भी थे वो यहाँ पर से दोहन करके चले गए। और आज घर घर में एपीएफ लगा दिया है, सशस्त्र प्रहरी जो है मधेश के गांव गांव में घुसा दिया है। जो मधेश इतना समृद्ध हुआ करता था वहां पर आज भूखमरी फैल गई है। यहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं। 19% परिवार जो है अति खाद्यान्न अभाव के दौरे से गुजर रहे हैं। 50% बच्चे के शरीर में खून की कमी हो गई है। 42% महिलाओं की शरीर में खून की कमी हो गई है। यानी कि हम इंतजार करते करते अब हमारा भौतिक अस्तित्व जो है वह भी संकट में पड़ गया है। आज लाखों लाख मधेसी शरणार्थी होने के लिए मजबूर है। आज मधेसी अपनी ही भूमि पर भूमिहीन, राज्यविहीन होकर जीने के लिए मजबूर हो गए। तो इतनी जर्जर स्थिति हमारी हो गई है, तो हम और इंतजार हरगिज नहीं कर सकते। और इंतजार करने का मतलब है यहाँ पर हमारे अस्तित्व ही संकट में होना, यहाँ पर लाखों लाख मधेसी और शरणार्थी बनना, यहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति सृजना होना। और इंतजार करने का मतलब है यहाँ की स्थिति सूडान या सीरिया की जैसे होने देना। इसीलिए हम सबको समय में ही निर्णय लेना होगा और हमें अब आजादी के लिए आगे बढ़ना होगा।